Hello friends, today we are going to discuss class 9th NCERT exercise question of chapter 8 part 3. So welcome to e-classmates your online study partner. तो चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground, after what time will it strike the ground? ओके तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक कंडीशन दिया हुआ है कि एक बॉल है जिसको हम लोग किसी 20 मीटर के हाइट से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में जो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। एंड कितने से कर रही है, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कर रही है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड को स्ट्राइक करने में, यानी कि उसको ग्राउंड को टच करने में। ठीक है, 20 मीटर के हाइट से जो हम लोग बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, ग्राउंड को स्ट्राइक करने में। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया है वेलोसिटी कितना होगा एंड हमसे पूछा गया है कि टाइम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जो डायग्राम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्वेश्चंस को समझने के लिए, क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट से, यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर हाइट से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, इस पूरे इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, हाइट हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 20 मीटर्स। ठीक है, हाइट कितनी दी हुई है, 20 मीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे वेलोसिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे यूनिट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो ऑफकोर्स ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। एंड यहाँ पे भी हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ही दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ने हमको डायरेक्टली एक्सेलरेशन नहीं कहा है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है कि इस रेट से जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी कि इंक्रीज होती जा रही है ग्रेजुअली। जैसे जैसे वो बॉल नीचे की तरफ आ रही है, ये हमारा क्या है, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो बॉल नीचे ग्राउंड की तरफ आ रही है वैसे वैसे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही है, इंक्रीज कर रही है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी की जो रेट है वो इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, और ये सारे सिचुएशंस हम लोग ग्रेविटी के चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें जो वर्टिकल मोशन होती है ना, उस कंडीशन में जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन होती है उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंड उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो खैर ये सारी चीज़ों को हम लोग ग्रेविटी चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा डिटेल तरीके से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है एंड हमको टाइम फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग अगेन जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस को, जितने भी न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने सॉल्व किया है, वो सारे जो न्यूमेरिकल्स थे वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड थे। वहाँ पे हम लोग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में से किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग वैल्यूज़ को बहुत ईजिली फाइंड करते थे। यहाँ पे भी हम लोग सेम प्रोसेस को यूज़ करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड विजिट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो इक्वेशन होता है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, सेकेंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ द थर्ड इक्वेशन क्या होता है हमारा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो हम लोग सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए है। तो v डिनोट्स द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, u इज़ फॉर इनिशियल वेलोसिटी, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं इस चीज़ों को। ठीक है, t किस चीज़ के लिए है, t इज़ फॉर टाइम
A इज़ फॉर एक्सेलरेशन, ओके, एंड S इज़ फॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये स्पीड नहीं होती है, ये क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल, यानी कि जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है वो क्या है, स्पीड है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल h क्या है, h यहाँ पे हाइट है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन की बात की जा रही है, वो वर्टिकल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हाइट का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये h क्या है, वो s ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन ने गिवन दिया है और हमको क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस न्यूमेरिकल से ये चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि किसी भी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ ऑलरेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में साफ साफ एक्सेलरेशन तो गिवन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हाइट यानी कि जो डिस्टेंस है s, ये भी हमको दिया है, डैट इज़ 20 मीटर, ठीक है, यही हमारा हाइट था, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो हम लोगों को चाहिए वो चीज़ यहाँ पे दी नहीं है, तो वो हम लोग को कैसे मिलेगी, वो मिलेगी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करने के बाद। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी इस चीज़ को कहा है कि प्लीज़ सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत केयरफुली रीड करें, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे हम लोगों को कुछ और चीज़ों की वैल्यूज़ पता चल जाती हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक दो चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं क्वेश्चन में, लेकिन वो हम लोगों को ईजिली तरीके से समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। एंड 2 स्टेटमेंट्स क्या होता है, वो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड कम्स इनटू रेस्ट, ठीक है। ये 2 चीज़ें हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इन दोनों का यूजेस हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ वगैरह में। नाउ अब यहाँ पे भी हम लोग उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डीपली एनालाइज करेंगे तो हमको एक और वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, वो क्या है, देखते हैं। अब बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, यहाँ पे क्या किया जा रहा है ना कि बॉल को क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, यानी कि अगर आप किसी हाइट पे हो और आपने बॉल को होल्ड किया है हाथ में, ठीक है, तो हैंड में जब आपने बॉल को होल्ड किया है तो उस वक्त वो बॉल किस पोजीशन में है, वो रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, ठीक है। और वो 0 वेलोसिटी के साथ ही अब वो क्या होगा, उसको छोड़ा जाएगा, ठीक है। यानी कि अब क्या हो रहा है, वो मोशन में आना शुरू हो रहा है, यानी कि वो कौन सा वाला केस है, वो है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी ऐसा कुछ कंडीशन आता है उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। अब जब कोई बॉडी रेस्ट में होने वाला होता है तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन में हम लोग इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि जब बॉल को हम लोग जेंटली ड्रॉप कर रहे हैं तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है। तो नाउ अब हम लोग को 3 वैल्यूज़ मिल चुकी है। अब हम लोग ईजिली यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी एंड लास्टली टाइम क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी को फाइंड करते हैं, और ये वेलोसिटी कौन सी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज़ v, क्योंकि जब ये ग्राउंड को रीच करेगा, क्योंकि यहाँ से उसने इनिशियली स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होगी, u होगी, जो कि 0 होगी, और यहाँ पे रीच करने के बाद यहाँ पे एक क्या होगी, एक फाइनल वेलोसिटी होगी जिसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो ग्राउंड को टच कर जाएगा ना तो बेसिकली उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि बॉल रेस्ट में चला जाएगा। तो जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं कि वो किस वेलोसिटी से ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं कि ग्राउंड पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 कंडीशंस को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नाउ हम लोग को यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो जो भी प्रोसेस हम लोगों ने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में देखा था, हम लोग सेम प्रोसेस को यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि v किस किस इक्वेशंस में आती है। तो v फर्स्ट इक्वेशन में है, डैट मीन्स कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं, ओके। नाउ सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे v नहीं है, यानी कि हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन में भी हम लोग को क्लियरली यहाँ पे v विजिबल है, यानी कि हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में से हम लोग किसको यूज़ करेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीज़ें गिवन में दी हुई हैं, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं तो v को फाइंड करने के लिए हम लोग को u की वैल्यू चाहिए, a चाहिए और t चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में हमारे ये सारी चीज़ें गिवन में दी हैं, ठीक है। तो
जैसा कि देख सकते हैं u हमको दिया है क्वेश्चन ने, a भी दिया है, बट वी डोंट हैव t, हमारे पास टाइम नहीं है, वो तो हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। नाउ अब हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन को, ठीक है। तो v को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को u चाहिए, a चाहिए और s चाहिए, और देख सकते हैं हम कि u, a और s ये तीनों ही चीज़ें हमारे पास गिवन में दी हुई हैं, यानी कि हम लोग किसी इक्वेशन को ईजिली यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट्स को हम लोग यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो u है वो क्या है, 0 है, यानी कि 0 के स्क्वायर भी करेंगे तो वो क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है। 2 इंटू एसेलरेशन कितना है, 10 है, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लोग इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 400, ठीक है। यहाँ पे यूनिट क्या होगी, यूनिट को भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यूनिट को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे यूनिट सॉल्व हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर यूनिट आई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे साइड में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 2 इंटू एसेलरेशन, एसेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया था, तो हम लोगों ने अगेन एक मीटर को मल्टीप्लाई किया था, दैट इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे जो यूनिट है वो क्या हो गई, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ पे v क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कितनी इजीली तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया, और यहाँ पे हम लोग फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड किया, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ अब हम लोग टाइम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो टाइम किस किस इक्वेशन में आता है, तो इक्वेशन नंबर 1 में है, यानी कि हम लोग टाइम को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर सकते हैं, एंड हम लोग ऑल्सो इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर सकते हैं, 3 का नहीं कर सकते क्योंकि 3 में यहाँ पे टाइम है ही नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि दोनों में से हम लोग किस चीज़ को यूज़ करेंगे, कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करने के लिए हम लोगों को टाइम निकालने के लिए एसेलरेशन u और v चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट v को फाइंड आउट किया है, u हमारे पास है और a भी हमारे पास है, यानी कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं कि टाइम को फाइंड आउट करने के लिए एसेलरेशन चाहिए, u चाहिए और s चाहिए, ठीक है। और एसेलरेशन u और s ये तीनों ही चीज़ें हमारे पास गिवन में दी हैं, सो डैट हम लोग दोनों ही इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम लोग टाइम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्लियरली यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टाइम को देख लेते हैं, दैट इज ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ओके। तो यहाँ पे क्लियरली टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन में एसेलरेशन, ठीक है। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने अभी जस्ट फाइंड आउट किया, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। माइनस u कितना था, 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हम लोग लिख देते हैं कलेक्टिवली, यहाँ पे मैं मीटर पर सेकेंड लिख देती हूँ, ठीक है। और एसेलरेशन कितना है हमारा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ओके। तो हम लोग जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो टाइम क्या होगी, यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 अपॉन में 10, ठीक है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग सेकंड लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे यूनिट को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाइम की क्लियरली वैल्यू क्या आ गई, टाइम की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड, यानी कि 20 मीटर की हाइट से, ठीक है, इस बॉल को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा, और वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ओके। तो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक हम लोगों को स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है एक कार का, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड सम क्वेश्चंस, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है। पहले 4 सेकेंड में कार ने
कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड, ओके। एंड इस फर्स्ट 4 सेकेंड में हम लोगों को जो भी डिस्टेंस यहाँ पे कार ने ट्रैवल किया है उस पूरे पोर्शन को हम लोगों को ग्राफ पे वहाँ पे पोर्शन को शेड करना है, ठीक है, और वहाँ पे हम लोगों को उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को क्या फाइंड करना है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्मली मोशन ऑफ द कार, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को इस ग्राफ में दिखाना है कि कौन सा पोर्शन है इस ग्राफ का जो कि यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार को शो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं, ओके। तो ये सेम इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस ट्रैवल को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ओके, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि डिस्टेंस का रिलेशन टाइम और स्पीड से है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से स्पीड और टाइम की रिलेशन से क्या हमको पता चलेगा, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। यानी कि हम लोग को पता है कि हम लोग क्लियरली स्पीड और टाइम का यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल मैथमेटिकल मेथड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे वो बेसिकली हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर कि किस तरीके से हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करते हुए हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल को फाइंड आउट करते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, सिंपली एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। यानी कि जो स्पीड और टाइम ग्राफ के अंदर का जो भी एरिया होगा, इस ग्राफ के अंदर जितने भी एरियाज होंगे, अगर उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो वही स्पीड टाइम ग्राफ से हमारा क्या होगा, डिस्टेंस फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने डिटेल तरीके से प्रीवियस वीडियोज़ में देखा है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड विजिट इट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट 4 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ओके। और हमको उस रीजन को ग्राफ पे हमको क्या करना है, शेड भी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि 4 सेकेंड के अंदर उसने कितना ट्रैवल किया है, ओके। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या डिनोटेड होता है, टाइम इन सेकेंड्स, ओके। एंड इधर क्या होती है, वाई एक्सिस की तरफ स्पीड होती है किसमें, मीटर पर सेकेंड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टाइम 2, 4, 6, 8, 10, ओके। एंड यहाँ पे 2, 4, 6 एंड 8। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट 4 सेकेंड्स में, यानी कि 4 सेकेंड्स में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी कि दिस डिस्टेंस। एंड 4 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी है, समथिंग 6, ठीक है, समथिंग कितनी है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये जो रीजन है वही क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। यानी कि ये रीजन 4 से लेकर के 6 तक का ये जो रीजन है और वो कैसा है, एक ट्रायंगल शेप का इस तरीके से फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इस रीजन को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे शेड कर देंगे और हम बताएंगे कि यही क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट 4 सेकेंड तक, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एरिया अंडर द ग्राफ को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे एरिया किस चीज़ की है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इट इज़ लाइक ट्राइंगल, यानी कि हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ करना है। तो लेट सपोज ये ओ है, ठीक है। 4 सेकेंड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को एरिया किसका निकालना है, ए ओ बी का एरिया निकालना है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि हम लोग यहाँ पे सिंपली किस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले को हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके। तो बेस कितना है, 0 से लेकर के 4 तक, यानी कि इनिशियल टाइम 0 थी, फाइनल टाइम कितनी हो गई, 4 हो गई, ओके। तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड हाइट कितनी है, 4 सेकेंड में इसकी हाइट कितनी है, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो डिस्टेंस ट्रैवल वो होगा, कितना होगा, वो 12 मीटर होगा। यानी कि हम लोगों ने कितनी ईजी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड द ग्राफिकल मेथड
फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, नाउ अब हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड जो है, यानी कि उसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि क्या हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन वहाँ की 0 है। ओके, तो हम लोग क्लियरली अपने ग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो एरिया है फ्रॉम 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड, ये जो एरिया है वो क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 6 सेकेंड पे भी इसकी जो स्पीड है वो सेम है, एंड वो 8 सेकेंड पे भी उसकी सेम स्पीड है, एंड 10 सेकेंड पे भी उसकी स्पीड क्या है, वो सेम है। यहाँ की स्पीड, यहाँ की स्पीड और यहाँ की स्पीड, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि टाइम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन जो स्पीड है उसकी वो इंक्रीज नहीं कर रही है। यानी कि जब हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो क्या हो जाएगी, फाइनल और इनिशियल दोनों ही सेम है, यानी कि न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, एंड उसको हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 के इक्वल ही हो जाएगी। यानी कि ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यही एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इस चीज को मेंशन कर देंगे कि फ्रॉम 6 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स कार रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। ओके, 6 सेकेंड से 10 सेकेंड तक ये कार किस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा जो ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, एंड नेक्स्ट कि हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन सा जो पार्ट है ग्राफ का वो यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है या नहीं। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9। State which of the following situations are possible and give an example for each of these। ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग को यहाँ पे सिचुएशंस दिए हुए हैं हमको बताना है कि कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हमको वहाँ पे एक उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए एक अपने एग्जाम्पल के थ्रू एक सिचुएशन को यहाँ पे बताना भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ 0 वेलोसिटी, ये कभी पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया है इसी वीडियो में, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया है। ठीक है, तो वो एक कैसा मोशन था, वो एक अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन था, यानी कि वो वर्टिकल मोशन था। ठीक है, जो स्टोन ड्रॉप हो रहा था, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एक्सेलरेशन क्या थी, कांस्टेंट थी। स्टार्टिंग में भी 10 मीटर पर सेकेंड थी और ग्राउंड पे रीच करने के बाद भी उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, वो 10 मीटर पर सेकेंड ही थी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब वो इनिशियली उसको ड्रॉप किया गया था तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। ठीक है, और जब वो बॉल ग्राउंड को टोटली जब रीच कर चुका होगा तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, वो 0 ही हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इस कंडीशन को देख सकते हैं कि जब अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन होता है तो किस तरीके से एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वो 0 हो जाती है। ठीक है, जैसे कि वो बॉल ड्रॉप वाला एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन उस केस में क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक है, और वो स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे भी था और ग्राउंड पे रीच करने के बाद भी वो सेम था। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इस अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी कि जो वर्टिकल मोशंस होते हैं इस तरीके के केसेस में क्या होती हैं, जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो 0 होती हैं। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये हो गया डाउनवर्ड मोशन। अब हम लोग बात करते हैं अपवर्ड मोशन के बारे में। तो जब हम लोग किसी चीज़ को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, मान लो कि ये ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड से हम लोग एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, इस कंडीशन में भी जो एक्सेलरेशन है वो एकदम एग्जैक्ट कांस्टेंट होता है। ठीक है, और वो क्या होती है, वो स्मॉल जी होती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग को ग्रेविटी चैप्टर में काफ़ी डिटेल तरीके से पढ़नी भी है। ओके, तो जब ये बॉल ऊपर अपने मैक्सिमम हाइट को रीच कर जाता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम इस दोनों ही मोशन में देख सकते हैं, ये डाउनवर्ड मोशन है। ठीक है, ये कैसा मोशन है, ये डाउनवर्ड मोशन है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और ये क्या है, वर्टिकली अपवर्ड मोशन है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इस दोनों ही कंडीशंस में यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और दोनों ही कंडीशंस में जो एक वेलोसिटी है वो 0 भी हो रही है। यानी कि जो फर्स्ट केस है वो क्या है, वो पॉसिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारा पॉसिबल है। और वो कैसे मोशंस के लिए पॉसिबल है, फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड
एंड अपवर्ड मोशन, वो दोनों ही केसेस के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, और उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छी तरीके से एग्जाम्पल से भी हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, अब हम सेकंड को देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो पॉसिबल है या नहीं। तो देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यानी कि इस स्टेटमेंट को हमको बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। अगर है तो यहाँ पे हमको एक सुटेबल सिचुएशन को भी बताना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या वो कभी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर सकता है, बट वो क्या हो, वो यूनिफॉर्म स्पीड हो। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रहने का मतलब क्या होता है कि उसकी जो स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज ना हो। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। ठीक है, बात यहाँ पे स्पीड की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म है, तो क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है। ठीक है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी, यानी कि जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स कि जो एक्सेलरेशन क्या है वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं एंड देन इसको हम लोग रिलेट करते हैं एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, यानी कि जो स्पीड की मैग्नीट्यूड है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो ऐसा वेलोसिटी के साथ भी हो सकता है, तो ऑफ कोर्स हो सकता है उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि यस, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जब भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग वेलोसिटी कंसीडर करने लगते हैं, क्योंकि वो वेलोसिटी क्या होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और ऐसा कोई चेंज इन डायरेक्शन हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर देखने को मिलता है, जो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना भी था। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या थी, कि यहाँ पे हम लोग बात ही कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यानी कि यहाँ पे स्पीड क्या है, वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कैसी है, वो यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पे भी स्पीड की सेम मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे भी सेम मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, और जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है वहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि वेलोसिटीज़ भी चेंज हो रही है। ठीक है, वहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं बट उनके डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट के थ्रू हम लोग दिखाते हैं कि किधर का उसका डायरेक्शन होता है। तो हम लोग इस पॉइंट पे अगर देखना है तो हम लोग इसके टेंजेंट से पहचानेंगे कि इसकी डायरेक्शन किधर की है, इसकी डायरेक्शन इधर की है। अगर हम लोग इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, इसकी डायरेक्शन इधर की साइड है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन वेस्ट की तरफ था, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ये साउथ की तरफ है। ठीक है, और इस पॉइंट पे देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन किधर है, वो ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है सर्कुलर मोशन में वो कैसा है, वो यूनिफॉर्म है, यानी कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। ठीक है, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे हो रही है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है। इसीलिए हम लोग सर्कुलर मोशन को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। ओके, तो यस, जो ऑप्शन यस जो स्टेटमेंट बी है वो भी पॉसिबल है, और वो कैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए पॉसिबल है, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, जो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है वो क्या होती है, वहाँ पे स्पीड कैसी होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, एंड वो एक्सेलरेशन भी परफॉर्म करती है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट बी को भी देखा, वो भी क्या है, वो पॉसिबल है। नेक्स्ट नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि ये भी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन। ठीक है, और हमको यहाँ पे दिखाना है कि जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके, एक्सेलरेशन के। क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करे और उसके डायरेक्शन में और उसके एक्सेलरेशन में एक परपेंडिकुलर
एंगल फॉर्म होता हो, ठीक है। तो ये हम लोग को सिचुएशन बतानी है कि ये पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगेन ये क्या है, सिचुएशन हमारा पॉसिबल है, लेकिन ये किस टाइप ऑफ मोशन के लिए पॉसिबल है इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक फिगर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना कोई भी बॉडी का, वो किस तरीके का होता है, दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। पहला होता है सेंट्रीफ्यूगल एंड दूसरा होता है सेंट्रीपिटल। ये दोनों ही टर्म्स के बारे में हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना है, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, वो सेंटर के टुवर्ड्स लगता है। तो जब फोर्सेस सेंटर के टुवर्ड्स है तो उसका एक्सेलरेशन भी सेंटर के टुवर्ड्स ही होगा। और ये सारी चीज़ें, ये सारा रिलेशन की फोर्स किस तरीके से एक्सेलरेशन से रिलेटेड होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि ये जो डायरेक्शन है वो हम लोग कैसे दिखाते हैं, वो हम लोग परपेंडिकुलरली, जो हम लोग कैसे दिखाते हैं, टेंजेंट्स के थ्रू दिखाते हैं। और टेंजेंट्स क्या होते हैं, ऐसा हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, वो सेंटर से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो कहाँ है, टुवर्ड्स सेंटर है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, थ्रू द टेंजेंट्स, ठीक है। और टेंजेंट्स क्या होते हैं, वो ऑलवेज रेडियस से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इस तरफ डायरेक्शन है और इस तरफ क्या है, एक्सेलरेशन है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन में और डायरेक्शन में यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये हमारा वो मोशन है, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो मोशन है जहाँ पे डायरेक्शन और एक्सेलरेशन दोनों ही क्या है, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल है, किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, okay. Now comes to the next question, and that is the last question of this chapter, okay. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 यानी कि 42,250 किलोमीटर. कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि उस सैटेलाइट की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। और ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, एंड उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, वो 42,250 किलोमीटर है, ठीक है। और उसको अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, इट टेक्स 24 आवर्स, ओके। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, और इस सर्कुलर ऑर्बिट पे एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज कि वो ए पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है एंड वो रिवॉल्व करते 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 फिर वापस वो कहाँ आ गया, ए पोजीशन पे ही आ गया। और इस पूरे वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में उसने कितना टाइम लिया, उसने 24 आवर का टाइम लिया, ठीक है। और इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना है, इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है सेंटर से वो कितना है, दैट इज 42,250 किलोमीटर, इतना इसका रेडियस है, ओके। हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, सिंपली स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और सर्कुलर मोशन के केस में हम लोग स्पीड, यानी कि यहाँ पे बात होती है लीनियर स्पीड की, और लीनियर स्पीड को हम लोग इतने इजीली तरीके से फाइंड आउट नहीं करते जितना इजीली तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन के केसेस में सारी चीज़ें एंगुलर से रिलेटेड होती हैं, जैसा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। बट वी हैव टू फाइंड द लीनियर स्पीड हियर, यहाँ पे हम लोग को लीनियर स्पीड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग क्या नॉर्मली हम लोग जो स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज डिस्टेंस पर अपॉन टाइम, क्या हम लोग उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई सर्कुलर मोशन में एक नया फॉर्मूला होता है स्पीड का, तो यहाँ पे हम लोग दोनों ही चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन में लीनियर स्पीड का फॉर्मूले को भी देखेंगे, एंड जो फॉर्मूला हम लोग अभी तक लीनियर मोशन के केसेस में पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस पर अपॉन टाइम, हम लोग उसको भी देखेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ें गिवन में दी हैं, दैट इज हमको रेडियस दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 42,250 किलोमीटर, ओके। एंड वी हैव गिवन टाइम, दैट इज इक्वल्स टू 24 आवर्स,
ठीक है। नाउ हमको क्या फाइंड करना है, हमको स्पीड फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सर्कुलर मोशन के केसेस में क्या फाइंड करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं ओमेगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करना है। तो सर्कुलर मोशन के केस में जो लीनियर स्पीड होता है ना, लीनियर स्पीड जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लीनियर स्पीड किसके इक्वल होता है, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, क्योंकि रेडियस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि क्या लीनियर स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए और आर चाहिए। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में ओमेगा नहीं दिया हुआ है, हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी कहीं पे भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो क्या है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, थीटा अपॉन में टाइम। ओके, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो हम लोग सेम ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, दैट इज थीटा अपॉन में टाइम इनटू रेडियस। ओके, तो यहाँ पे थीटा क्या है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला क्या होती है, इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। ये फॉर्मूला किसकी होती है, ये होती है थीटा की, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला होती है आर्क अपॉन में रेडियस। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, आर्क अपॉन में रेडियस इनटू टाइम यहाँ पहले से था, और इनटू ऊपर में क्या है, रेडियस है न्यूमरेटर में। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस रेडियस से ये रेडियस हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या आ जाता है, आर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, ये आर्क क्या होता है, आर्क इज द सर्कमफेरेंस। ठीक है, कि कितना पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन किया गया है, यानी कि इसका पूरा होल सर्कमफेरेंस को हम यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे आर्क की जगह पे। ठीक है, तो आर्क क्या है, यहाँ पे बेसिकली सर्कमफेरेंस है। ठीक है, सर्कमफेरेंस है अपॉन में टाइम। तो सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट वैल्यू को पुट कर लेते हैं, दैट इज 2 इंटू 22 अपॉन में 7। ठीक है, इनटू यहाँ पे रेडियस कितना है, 42,250 किलोमीटर है। ठीक है, और अपॉन में टाइम कितना है, टाइम इज 24 आवर। ओके, दिस इज किलोमीटर एंड दिस इज आवर। इस तरीके से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगी, हमारी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 11,065.47 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन के कंडीशन में लीनियर स्पीड के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे लीनियर स्पीड की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। ओके, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल स्पीड जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लीनियर मोशन के केसेस में, हम लोग वो भी देख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, बेसिकली वही डिस्टेंस होगा जो यहाँ पे सर्कमफेरेंस यहाँ पे कवर अप किया गया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, बट डिस्टेंस में हम लोग पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जितना लेंथ कवर होता है। ठीक है, तो बेसिकली डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, अगेन वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में टाइम हो जाएगा। तो अगेन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्पीड जो हम लोगों ने इतना सॉल्व करने के बाद जो हम यहाँ पे पहुंचे थे, वो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले से भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करना सर्कुलर मोशन के केसेस में ये उतनी अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूले से हम लोग डिराइव करते हैं कि किस तरीके से हम लोग लीनियर स्पीड को एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस से यहाँ पे हम लोग रिलेट करते हैं। तो ये पूरा एक प्रॉपर प्रूफ होता है, और वहाँ से हम लोग एक फॉर्मूले के तौर पे लीनियर स्पीड की हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ओके, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा होती है, एंड थीटा क्या होती है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि थीटा क्या है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये सर्कुलर मोशन का, वो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला क्या होती है, दैट इज आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, एंड यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू दैट इज एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, थीटा अपॉन में टाइम, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर अपॉन टाइम, यही होती है एंगुलर वेलोसिटी, एंड दैट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे लीनियर स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, दैट इज ओमेगा इंटू आर। ठीक है, और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे लीनियर स्पीड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो
आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।